नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कॉर्सिका में हुआ था। वह फ्रांसीसी सैन्य नेता और सम्राट थे, जो फ्रांसीसी क्रांति और उससे जुड़े युद्धों के दौरान प्रमुखता से उभरे। नेपोलियन 1804 से 1814 तक और 1815 में संक्षिप्त समय के लिए फ्रांस के सम्राट थे, जिसे 100 दिन कहा जाता है। नेपोलियन अपने समय के सबसे महान सैन्य नेताओं में से एक माने जाते हैं। नेपोलियन के जीवन और विरासत के मेन फैक्ट्स। नेपोलियन को इतिहास के सबसे महान सैन्य कमांडरों में से एक माना जाता है। उनके नवाचारी रणनीतियों और युद्ध की युक्तियों का अध्ययन दुनिया भर के सैन्य अकादमियों में किया जाता है। नेपोलियन ने फ्रांस में कई सुधार लागू किए, जिनमें प्रशासनिक प्रणाली का केंद्रीकरण, शिक्षा सुधार और बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना शामिल हैं। उनकी सबसे स्थायी योगदानों में से एक नेपोलियन कोड है, जो एक कानूनी कोड है जिसने कई आधुनिक कानूनी प्रणालियों को प्रभावित किया है। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में सत्ता को हाथों में लेकर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने तथा फ्रांस को प्रशासनिक स्थायित्व प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किए। वस्तुतः डायरेक्टरी के शासन को समाप्त कर नेपोलियन ने सत्ता की थी और फ्रांस की जनता ने उस परिवर्तन को स्वीकार किया था, तो इसका कारण था वह अराजकता और अव्यवस्था से उब चुकी थी। अतः नेपोलियन के लिए यह जरूरी था कि वह आंतरिक क्षेत्र में एक सुव्यवस्थित शासन और कानून व्यवस्था की स्थापना करे। प्रथम काउंसिल बनने के बाद नेपोलियन ने फ्रांस के लिए एक नवीन संविधान का निर्माण किया, जो क्रांति युग का चौथा संविधान था। इसके द्वारा कार्यपालिका शक्ति 3 काउंसलरों में निहित कर दी गई। प्रधान काउंसिल को अन्य काउंसलरों से अधिक शक्ति प्राप्त थी। वास्तव में संविधान में गणतंत्र का दिखावा तो जरूर था, लेकिन राज्य की संपूर्ण सत्ता नेपोलियन के हाथों में चला गया। नेपोलियन ने शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण किया और डिपार्टमेंट्स तथा डिस्ट्रिक्ट की स्थानीय सरकारों को समाप्त कर प्रीफेक्ट, परफेक्ट्स एवं सब प्रीफेक्ट्स की नियुक्ति की। इनकी नियुक्ति तथा गांव और शहरों के सभी मेयरों की नियुक्ति सीधे केंद्रीय सरकार द्वारा की जाने लगी। इस प्रकार प्रशासन के क्षेत्र नेपोलियन ने इन अधिकारियों पर पर्याप्त नियंत्रण रख प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाए रखा, साथ ही योग्यता के आधार पर इनकी नियुक्ति की। प्रशासनिक क्षेत्रों में नेपोलियन के सुधार एक प्रकार से क्रांति के विरोधी के रूप में थे, क्योंकि नेशनल असेंबली ने क्रांति के दौरान प्रशासनिक ढांचे का पूर्ण विकेंद्रीकरण कर दिया था तथा देश का शासन चलाने का दायित्व निर्वाचित प्रतिनिधियों को दिया गया था। लेकिन नेपोलियन ने इस व्यवस्था को उलट दिया और क्रांतिपूर्व व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। उस दृष्टि से वह क्रांति का हंता था। नेपोलियन ने फ्रांस की जर्जर आर्थिक स्थिति से उसे उबारने का प्रयत्न किया। इस क्रम में उसने सर्वप्रथम कर प्रणाली को सुचारू बनाया। कर वसूलने का कार्य केंद्रीय कर्मचारियों के जिम्मे किया तथा उसकी वसूली सख्ती से की जाने लगी। उसने घूसखोरी, सट्टेबाजी, ठेकेदारी में अनुचित मुनाफे पर रोक लगा दी। उसने मितव्ययिता पर बल दिया और फ्रांस की जनता पर अनेक अप्रत्यक्ष कर लगाए। नेपोलियन ने फ्रांस में वित्तीय गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जो आज भी कायम है। राष्ट्रीय ऋण को चुकाने के लिए उसने एक पृथक कोष की भी स्थापना की। नेपोलियन ने जहां तक संभव हुआ सेना के खर्च का बोझ विजित प्रदेशों पर डाला और फ्रांस की जनता को इस बोझ से मुक्त रखने की कोशिश की। नेपोलियन ने कृषि के सुधार पर भी बल दिया और बंजर और रेतीले इलाके को उपजाऊ बनाने की योजना बनाई। व्यापार के विकास के लिए नेपोलियन ने आवागमन के साधनों की तरफ पर्याप्त ध्यान दिया। सड़कें, नहरें बनवाई गई। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की प्रगति के लिए यांत्रिक शिक्षा की व्यवस्था की। फ्रांसीसी औद्योगिक वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदर्शनी के आयोजन को बढ़ावा दिया और स्वदेशी वस्तुओं एवं उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए निर्माण कार्य को प्रोत्साहन दिया। इस तरह नेपोलियन ने फ्रांस को जर्जर और दिवालियेपन की स्थिति से उबारा। किंतु आर्थिक सुधारों की दृष्टि से भी नेपोलियन के कार्य क्रांति विरोधी दिखाई देते हैं।
क्रांतिकाल में प्रत्यक्ष करों पर बल दिया गया था, जबकि नेपोलियन ने अप्रत्यक्ष करों पर बल देकर पुरातन व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश की। इसी प्रकार नेपोलियन ने वाणिज्यवादी दर्शन को प्राथमिकता देकर क्रांति विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन किया। उसका मानना था कि राज्य को कोष की सुरक्षा एवं व्यापार में संतुलन लाने के लिए सक्रिय हस्तक्षेप करना होगा, जबकि क्रांति का बल तो मुक्त व्यापार पर था। नेपोलियन ऐसे नागरिकों को चाहता था जो उसके एवं उसके तंत्र के प्रति विश्वास रखे। इसके लिए उसने शिक्षा के राष्ट्रीय एवं धर्मनिरपेक्ष स्वरूप अपनाते हुए सुधार किए। शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तरों पर संगठित किया। सरकार के द्वारा नियुक्त शिक्षकों की सहायता से चलने वाले इन स्कूलों में एक ही पाठ्यक्रम, एक ही पाठ्यपुस्तकें, एक ही वर्दी रखी जाती थी। नेपोलियन ने पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसमें लैटिन, फ्रेंच, विज्ञान, गणित इत्यादि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के सामान्य अर्थ में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, वरन प्राथमिक से उच्चतर शिक्षा तक की सभी संस्थाओं को एक सूत्र में बांधने वाली एक व्यवस्था की। शिक्षा पर अधिकाधिक सरकारी नियंत्रण रखना तथा विद्यार्थियों को शासन के प्रति निष्ठावान बनाना इसका उद्देश्य था। नेपोलियन ने शोध कार्यों के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस की स्थापना की। नेपोलियन की नारी शिक्षा में कोई रुचि नहीं दिखाई। उनकी शिक्षा का भार धार्मिक संस्थाओं पर छोड़ दिया गया। नेपोलियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और स्थायी कार्य था विधि संहिता का निर्माण। वस्तुतः क्रांति के पहले फ्रांस की कानून व्यवस्था छिन्न-भिन्न थी और इतने प्रकार के कानून थे कि कानून का पालन कराने वालों को भी उनका ज्ञान नहीं था और क्रांति के दौरान भी यह अराजकता बढ़ गई थी। नेपोलियन ने इस अव्यवस्था को दूर किया। स्वयं नेपोलियन अपनी विधि संहिता को अपने 40 युद्धों से अधिक शक्तिशाली मानता था। इस कोड के द्वारा नेपोलियन ने फ्रांस में सार्वलौकिक कानून पद्धति की स्थापना की। नागरिक संहिता के तहत उसने परिवार के मुखिया का अधिकार सुदृढ़ किया। स्त्रियां पुरुषों के अधीन रखी गई और पति का कार्य पत्नी की रक्षा करना है। तलाक की पद्धति को कठिन बनाया गया। सिविल विवाह की व्यवस्था भी इस संहिता में की गई। इस प्रकार सिविल विवाह और तलाक की प्रथा को मान्यता देकर नेपोलियन ने यूरोप में इस बात का प्रचलन किया कि बिना पादरियों के सहयोग के भी समाज का काम चल सकता है। इस प्रकार अन्य संहिताएं जैसे व्यापार संबंधी कानून संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रॉक आदि बनाए गए। उसके व्यापारिक कोड में श्रमजीवियों के हितों की उपेक्षा की गई थी और उनके संघों पर प्रतिबंध को जारी रखा गया था। इस दृष्टि से नेपोलियन ने क्रांति के आदर्शों के विरुद्ध कार्य किया। इसके बावजूद इस विधि संहिता की महत्ता समूचे देश में कानून की एकरूपता प्रदान करने तथा व्यावहारिक रूप से न्याय व्यवस्था को आसान बनाने में थी। जहां जहां नेपोलियन की सेनाएं गई यह संहिता लागू की गई और नेपोलियन के पराजय के बाद भी बरकरार रही। यह नेपोलियन की एक स्थायी कीर्ति है। नेपोलियन के विधि संहिता में बुर्जुआ वर्ग के हितों पर ज्यादा जोर दिया गया है। भूमि संबंधी अधिकारी को और मजबूत बनाया गया और व्यक्ति संपत्ति की रक्षा को और मजबूत बनाया गया और व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा के लिए कई कानून बनाए। टेरर यूनियन बनाना अपराध घोषित किया गया। मुकदमे की स्थिति में मजदूरों की दलीलों के बदले मालिकों की बातों को न्यायालयों को मानने को कहा गया। नागरिक संहिता का आधार सामाजिक समता भी है। विशेषाधिकार और सामंती नियम का संहिता में कोई स्थान नहीं था। बड़े पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकारी मानने का कानून भी नहीं था। संपत्ति पर सभी पुत्रों को बराबरी का अधिकार दिया गया। नेपोलियन ने समाज में एक नवीन कुलीन वर्ग की स्थापना की। उसने आय के हिसाब से उपाधियों का क्रम निर्धारित किया। नेपोलियन का यह कार्य क्रांति के आदर्शों के विपरीत था। कई सैन्य हारों के बाद नेपोलियन को 1814 में एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। वह वहां से भाग निकले और 1815 में संक्षिप्त समय के लिए फिर से सत्ता में आए, जिसे 100 दिन कहा जाता है, लेकिन वाटरलू की लड़ाई में हार के बाद उन्हें सेंट हेलेना के दूरस्थ द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जहां 5 मई 1821 को उनकी मृत्यु हो गई।
नेपोलियन की विरासत जटिल है। उन्हें एक तानाशाह और सुधारक दोनों के रूप में याद किया जाता है, एक सैन्य प्रतिभा के रूप में और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिनकी महत्वाकांक्षाओं ने पूरे यूरोप में व्यापक विनाश किया। सैन्य रणनीति, कानूनी कोड और शासन पर उनका प्रभाव महत्वपूर्ण बना हुआ है।